नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। जब भी आप मास्क पहने, सही तरीके से पहने, अपने मुंह और नाक को कवर करें। हमने इसको लेकर के एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहां कहीं भी जाएंगे, मास्क नहीं उतारेंगे। इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों से जारी लड़ाई आखिरकार थम गई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी। खबरों के मुताबिक हमास ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल ने सीजफायर का ऐलान किया है। इजराइल और हमास के बीच ये लड़ाई 10 दिन पहले तब शुरू हुई थी जब हमास ने यरूशलेम पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे। इससे पहले अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प से भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इस लड़ाई में अब तक करीब 200 लोग जान गंवा चुके हैं। इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच सीजफायर होने के बाद गाजा पट्टी में लोगों ने जश्न मनाया। वहां सड़कों पर निकलकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इनमें कई लोग हमास के झंडे लिए भी दिखाई दिए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी। खबरों के मुताबिक हमास ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल ने सीजफायर का ऐलान किया है। इजराइल के इस संघर्ष विराम का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब इजराइल और फिलिस्तीन शांति की राह पर रहेंगे। I believe the Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy. My administration will continue our quiet, relentless diplomacy toward that end. पंजाब के मोगा में देर रात भारतीय वायुसेना का विमान MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान उड़ा रहे पायलट की मौत की खबर है। घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश हुआ है और बताया गया कि इसमें पायलट की मौत हो चुकी है। ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए मलबा। देर रात की घटना है जब MiG-21 क्रैश होता है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है कि ट्रेनिंग के समय यह हादसा हुआ जिसमें MiG-21 क्रैश होता है और इसके बाद वायुसेना की तरफ से पूरे इलाके को सील किया जाता है। अब इसकी जांच होगी कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे, इसकी कारण क्या रहे, ये जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना से छुटकारा पाने के लिए सैकड़ों लोग पाबंदियों को तोड़कर एक साथ मंदिर पहुंच गए। बताया गया कि उस गांव के एक आदमी ने अपने सपने का हवाला देकर लोगों को विश्वास दिलाया कि मंदिर में जल चढ़ाने से कोरोना संकट टल जाएगा। जिसके बाद जल चढ़ाने के लिए लोगों का हुजूम मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। इस भीड़ में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं, जो बिना मास्क के नजर आईं। कोरोना के खतरे के बावजूद इन लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल नहीं रखा और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान कई लोगों ने मंदिर तक का सफर जमीन पर लेट लेट कर आगे बढ़ते हुए पूरा किया। कुछ पुलिस वाले भी वहां दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोरोना नियमों को तोड़ने पर उन लोगों को टोकना जरूरी नहीं समझा। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले पर सफाई दी। तो हमारी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी वे नहीं रुकी। खबर है कि पुलिस ने उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जिसके कहने पर एक साथ इतने लोग मंदिर गए थे। भारतीय किसान यूनियन के किसान सरकार नाम के एक गुट ने दावा किया कि सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत कोरोना से हुई है। बीकेयू के किसान सरकार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी भोपाल सिंह काकरन ने कहा कि अगर कोरोना से इस तरह किसानों की मौत हो रही है तो किसान आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए किसान आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित करना ही सही होगा। हमारे 2 किसान सिंधु बॉर्डर में कोरोना से मर गए और इस प्रकार से हमारे सारे किसान मरते रहेंगे तो कल आंदोलन कौन करेगा?
इसीलिए मेरा एक निवेदन था कि देश की विकट स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने साफ कहा कि आंदोलन कर रहे किसान जैसे जैसे गांवों की तरफ लौटे, कोरोना तेजी से फैलता गया। जो बॉर्डरों पर जो भीड़ जमा थी, बड़ी संख्या में एक साथ रह रहे थे, अनेक लोग उसमें बीमार हो गए, अनेक लोगों को कोरोना हो गया, और जब वो वापस लौट रहे हैं, अब तक गांव सुरक्षित थे, गांव में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे किसान इस आंदोलन के वापस लौटता गया है और उसके बाद कोरोना ने गांव में भी अपने पैर पसारना शुरू किया है। ये किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान प्रतिनिधि वो भी जिम्मेदार हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि जिन गांवों के किसानों ने आंदोलन में ज्यादा हिस्सा लिया, उन्हीं गांवों में कोरोना ज्यादा फैला है। ऐसी एक जानकारी सामने आ रही है और कई समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आ रहा है कि जिन किसानों ने धरने में जिन गांवों से ज़्यादा हिस्सा लिया है, उन्हीं गांवों में ये कोरोना ज़्यादा फैला है। कांग्रेस नेता गुरजीत औजला ने दावा किया कि कोरोना फैलने की वजह सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि दूसरी वजहों से भी कोरोना फैला है। उन्होंने किसानों से मास्क पहनने और दूसरे नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने आंदोलन जारी रखने की भी अपील की है। अकेले किसान ही नहीं, और भी बहुत बड़े कारण हैं जिसके साथ ये कोरोना फैल रहा है, और किसानों को भी बेनती है कि आप चेक भी कराओ, वैक्सीन भी लो, और जो किसान संघर्ष है वो शुरू रहना चाहिए, और उसमें जो मास्क डाल के रखो, हाथ बार बार धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये सब बातों का होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में कलाकारों की मदद ली गई। बताया गया कि प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां टीका लगवाने में लोगों की दिलचस्पी कम है। उनमें एक इलाका टीकमगढ़ का भी है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कलाकारों की एक टोली एक गांव में घूमती दिखी। पुलिस की अगुवाई में इस टीम ने इलाके की जुबान में लिखे एक गीत को गाकर लोगों को वैक्सीन पर संदेश देने की कोशिश की। वैक्सीन के लिए जागरूक करने का ये तरीका लोगों को भी खूब भाया। जिन इलाकों से कलाकारों का काफिला गुजरा, लोग उन्हें सुनने के लिए घरों से बाहर निकल आए। एक बुजुर्ग तो गीत सुनकर जोश से भर गए और वो खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए। इसके बाद पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहने की हिदायत दी। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जो भी शासन प्रशासन के निर्देश मिलते हैं उनका पालन करें, टीका जरूर लगवाएं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें छतरपुर से भी सामने आई, जहां इलाके के कुछ कलाकारों ने गीत गाकर लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसके बाद लोगों से टीके लगवाने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से जंग में शामिल दूसरे कर्मचारियों से बात करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इस बीच पीएम मोदी वाराणसी के कई कोविड अस्पतालों के कामों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी जिले के गैर कोविड अस्पतालों के कामों की जानकारी भी लेंगे। पीएम इस बैठक के समय कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे काम और आने वाले समय की चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने 54 जिलों के डीएम से भी कोरोना को लेकर बातचीत की थी। गुजरात में चक्रवाती तूफान टाउटे से हुई तबाही ने इंसानों और जानवरों दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां तूफान के बाद कई इलाकों में बिजली कट गई, जो कई घंटों बाद भी नहीं आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जुगाड़ ढूंढा। अमरेली में तो लोगों ने बिजली नहीं आने पर मोबाइल चार्ज करने के लिए ट्रैक्टर के डीजल पंप का इस्तेमाल किया और उससे पावर पॉइंट जोड़ा। तो वहीं गिर सोमनाथ में एक सोलर पावर प्लांट बर्बाद हो गया। वहां से तूफान के बाद की जो तस्वीरें आई, उनमें सोलर प्लेट यहां वहां बिखरी दिखी। यही नहीं, वहां कई घरों पर लगे टिन के शेड उखड़ गए। इस तूफान ने केवल इंसानों का ही नहीं, जानवरों का आशियाना भी उजाड़ दिया। गिर के जंगलों के शेर तूफान की वजह से बेघर हो गए और उनका झुंड यहां वहां घूमता दिखा। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बर्बाद हुए इलाकों का हवाई दौरा किया। यही नहीं, वो गिर सोमनाथ और अमरेली के लोगों से भी मिले। हत्या केस में फरार रेसलर सुशील कुमार की तलाश तेज हो गई।
दिल्ली में हत्या के मामले में फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार की ताजा तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस ने तलाश तेज कर दी। दावा है कि ये तस्वीर मेरठ के टोल प्लाजा की है, जहां से वो फरार हुए। पुलिस अब सुशील कुमार के साथ कार में बैठे आदमी की भी तलाश कर रही है। यूपी के शामली में बारिश से एक मकान की छत गिर गई, जिसके नीचे दबने से एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली से लौटे किसानों की वजह से भी गांवों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। क्या भी ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की टेलीफोन हेल्पलाइन वहां के लोगों के लिए लाइफलाइन बन गई है। पिछले 2.5 महीनों में इस हेल्पलाइन के जरिए कोरोना मरीजों समेत 500 लोगों की अलग अलग तरीके से मदद की गई। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने कहीं दवाएं पहुंचाई तो कहीं वो खुद लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंच गए। बहुत सारे लोग जो हैं कि हमारे पास राशन के लिए कॉल करते हैं, हम उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी। ये टीम का पहला डे नाइट टेस्ट भी होगा। महिला क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला गया है। ये मुकाबला 2017 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। रेलवे ने कई जगहों पर अपने कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत कर दी, जिसकी एक तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जहां बीते 4 दिन से 45 साल से ऊपर की उम्र के रेलवे स्टाफ को वैक्सीन लगाई जा रही है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे अजमेरी गेट 5 रेलवे स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें जल्द ही फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना गया तो वो आंदोलन करेंगे। कि हम अपनी जान हथेली पर लेकर के जो है वो समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और फिर हमको फ्रंटलाइन वर्कर क्यों नहीं माना जा रहा है। देश के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश के बाद प्रशासन की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि मंडियों और गोदामों में खुले में रखा गेहूं भीग गया। टाउटे तूफान की वजह से कई राज्यों में बारिश भी हुई। लेकिन इन राज्यों के कई शहर ऐसे हैं जहां के प्रशासन को ये ख्याल ही नहीं आया कि इस बारिश में मंडियों और गोदामों में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तो लापरवाही की हद ही हो गई। वहां मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद अनाज मंडी में गेहूं खुले में पड़ा रहा और रात भर बारिश में भीगता रहा। हरदोई की इस मंडी में बहुत सारा गेहूं तो ऐसा था जो किसान बेचने के लिए लाए थे, लेकिन बेच नहीं पाए। यही नहीं, बिका हुआ गेहूं भी वहां आसमान के नीचे पड़ा रहा। कुछ यही बदइंतजामी दिल्ली के पास नोएडा में भी दिखी, जहां के सरकारी गोदाम में रखा करीब 100 टन गेहूं बारिश की बलि चढ़ गया। वहां न केवल खुले में पड़ा गेहूं भीगा, बल्कि गोदाम के अंदर रखा बहुत सारा गेहूं भी लापरवाही की भेंट चढ़ गया, क्योंकि गोदाम की छत टूट गई, जिससे बारिश का पानी अंदर घुस गया। अनाज की बर्बादी की तस्वीरें केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी आई, जहां के नरसिंहपुर का सरकारी खरीदी केंद्र किसी तालाब से कम नहीं लगा। वहां इकट्ठा हुए पानी में बोरियों में पड़ा गेहूं सड़ता रहा। यही नहीं, अपनी लापरवाही पर लीपापोती करने के लिए बाद में गोदाम के कर्मचारी भीगा अनाज वहां से हटवाने लगे। लेकिन इस बदहाली से किसान बहुत नाराज दिखे, क्योंकि वो कई दिनों से अपना अनाज बेचने का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों गेहूँ 4 दिन से पड़ा है। अच्छा। तो बाढ़ आना नहीं, इसी कारण हम लोगों गेहूँ पानी गिर गया, पूरा गेहूँ खराब हो गया। इस समय गेहूं की फसल कट चुकी है, जिसे लेकर किसान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन लगातार हुई बारिश और प्रशासन की अनदेखी से उनका नुकसान हो गया। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के लोग पड़ोसी देश स्पेन भागने के लिए खून खराबे पर उतर आए। महज 2 दिन में मोरक्को से 8000 लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में स्पेन भाग चुके हैं, जिनमें कई तो नाबालिग हैं। इसलिए उन्हें बॉर्डर पार करने से रोकने के लिए मोरक्को ने सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल का डंडा ऐसा चला कि स्पेन में शरण मिलने की आस में घरों से निकले लोग बीच सड़क पर इधर से उधर दौड़ते नजर आए। लेकिन अगले ही पल लोगों का डर गुस्से में बदल गया। बॉर्डर से पहले ही मोरक्को के सुरक्षा बल की तैनाती देखकर वो भड़क गए और उन्होंने जवानों को ही दौड़ा दिया। गुस्से में उन्होंने सड़क पर लगा एक बैरिकेड भी फूंक दिया और आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। मगर फिर सुरक्षा बल के जवान वापस आए और ऐसे एक्शन में नजर आए कि प्रदर्शनकारी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सामने आई दूसरी तस्वीरों में भी दर्जनों लोग बॉर्डर पार करने की फिराक में दिखे। वो बॉर्डर के दूसरी तरफ पहरा डाले खड़े स्पेन के सुरक्षा बल पर पत्थर और दूसरी चीजें भी फेंकते नजर आए। लेकिन स्पेन के जवानों की जवाबी कार्रवाई ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। असल में मोरक्को के लोग शरण के लिए स्पेन के यूरोप वाले मुख्य भाग में नहीं, बल्कि उत्तरी अफ्रीका में ही स्पेन के एक एन्क्लेव सेउता में शरण ले रहे हैं। सेउता का बॉर्डर मोरक्को से लगता है।
इसलिए मोरक्को ने अपने नागरिकों को वहां से भागने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी। सीमा पर बैरिकेड तो लगाए ही गए, मोरक्को के सुरक्षा बल का पूरा अमला स्पेन की सीमा पर तैनात नजर आया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस स्टैंड पर एक बस में अचानक से आग लगी। ये आग इतनी भीषण थी कि इसने आसपास खड़ी 2 और बसों को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद पुलिस ने इस स्टैंड पर खड़ी कई और बसों को तुरंत वहां से हटवाया। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। आग लगने की वजह भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अचानक आग लगने से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिली कि नए बस स्टैंड पर एक बस में आग लग रही है। जिला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर आई और नगर पालिका की टीम, फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाई गई थी और एक जलती हुई बस पर काबू पा लिया गया। उसके बगल में जो बस खड़ी थी वो भी थोड़ा सा, उसमें भी आग लगी है, लेकिन पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी है इसकी हम लोग जांच करेंगे। अज्ञात कारणों का भी क्लियर नहीं हो पाया है। कोरोना की दूसरी लहर से बच्चों में भी खतरा बढ़ने लगा है। न्यूज़ 18 के सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर के दायरे में अब बच्चे भी बहुत तेजी से आ रहे हैं और बीते 45 दिन में 9 साल तक की उम्र के करीब 3000 बच्चे कोरोना की चपेट में वहां आ चुके हैं, जबकि 2020 में 9 साल तक के करीब 2100 बच्चे ही कोरोना से बीमार पड़े थे। खबर है कि पिछले 10 दिनों में ये रफ्तार और बढ़ी, जिसने डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ा दी। इन बच्चों में इन्फेक्शन के पीछे उनके घर वालों का होम आइसोलेशन में होना एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लिहाजा दूसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए फिर से क्वारंटीन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। 1 महीने के ही दौरान हमारे 0 से 9 आयु वर्ग के 1000 से ऊपर बच्चे और 10 से 19 आयु वर्ग के 4000 से ज़्यादा लोगों में यह संक्रमण देखने को मिला है। आतंकवादियों की मदद करने के आरोपी डीएसपी दविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। दविंदर सिंह को पिछले साल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पंजाब सरकार ने कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 1500 रुपए महीने की मदद देने का ऐलान किया। ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और राशन समेत स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दी जाएंगी। यूरोप के देश बेलारूस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़ाकू विमान ने क्रैश होने से उसमें सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त दोनों पायलट एक ट्रेनिंग उड़ान पर थे, लेकिन तभी विमान बेकाबू होकर रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। विमान के जमीन से टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। बेलारूस के बरानोविची में हुए इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाका होता हुआ दिखाई दिया। हादसे से पहले वहां कुछ विमान उड़ान भरते दिखे। बताया गया कि ये विमान एक ट्रेनिंग मिशन में शामिल थे। इस दौरान ये विमान आसमान में करतब दिखाते नजर आए, लेकिन तभी इनमें एक विमान बेकाबू हो गया और रिहायशी इलाके में ही क्रैश हो गया। हादसे के बाद बचाव कर्मी वहां पहुंचे और पायलटों की तलाश शुरू की, लेकिन इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। गनीमत ये रही कि विमान एक इमारत से महज कुछ मीटर दूर गिरा, जिसकी वजह से इमारत और उसमें रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जयंत चौधरी को आरएलडी की कमान सौंपी जा सकती है। आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 मई को ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें जयंत चौधरी को पार्टी की कमान सौंपे जाने का ऐलान हो सकता है। 6 मई को पार्टी अध्यक्ष और जयंत के पिता अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया था। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बताया कि कोरोना का वायरस हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। ईडी ने दिल्ली के कारोबारी नवनीत कालरा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। नवनीत पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोप है। वाराणसी में कोरोना की वजह से कई ईसाई परिवारों ने अंतिम संस्कार के नियमों में खुद बदलाव कर दिया। वहां अब कुछ लोग कोरोना से जान गंवाने वाले अपने परिवार के सदस्य का दाह संस्कार कर रहे हैं, जबकि ईसाई समुदाय में कब्रिस्तान में दफनाने की परंपरा है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए वहां एक मेडिकल स्टोर बना दिया, जहां कोरोना से लड़ने में काम आने वाली ज्यादातर दवाएं, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट और मास्क मौजूद हैं। इसके अलावा वहां एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। मेडिकल स्टोर यहां पर क्रिएट किया गया है, जो सोसाइटी के लोगों के लिए बनाया गया है। इस हाउसिंग सोसाइटी में ये सभी इंतजाम करने वाले लोगों ने भरोसा दिया कि वो वहां रहने वाले मरीजों की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने DG3 रेसिडेंट के कोई भी मेडिकल का मेडिसिन हो अवेलेबल कराते हैं।
दिल्ली के पास यूपी के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारी तेज कर दी। तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना खतरे की आशंका जताई जा रही है, इसलिए इस हाउसिंग सोसाइटी ने वहां रह रहे लोगों से चंदा जुटाकर बच्चों के लिए 50 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया। इस तरीके का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह की पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, इस हाउसिंग सोसाइटी ने अपनी एक एम्बुलेंस भी खरीद ली और 4 नर्सों को भी नौकरी पर रख लिया। हमारी सोसाइटी में ही 16 डॉक्टर्स हैं, तो यहीं के डॉक्टर्स बहुत सब साथ देने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में जंगलों में छिपे नक्सलियों के बीच भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां के दंतेवाड़ा में 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनकी जांच करवाए जाने पर 3 नक्सली कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना पॉजिटिव नक्सलियों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक नक्सली कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं और इलाज के लिए उन्हें दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं। यही वजह है कि 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और जांच भी करवाई। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि चिट्ठी में सभी राज्यों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने की अपील की गई। यानी अब सभी सरकारों को न केवल इस बीमारी के मरीजों का ब्यौरा रखना होगा, बल्कि केंद्र से भी जानकारी साझा करनी जरूरी होगा। इस अपील का असर भी होना शुरू हो गया और कुछ राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया, जिनमें पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस तेजी से फैल रहा है और कई राज्यों में इसके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में काम आने वाली दवा के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि इसकी निगरानी के लिए केजरीवाल सरकार ने 4 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई, जो इस बीमारी में काम आने वाली एम्फोटेरिसिन बी, इस इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल को रोकने और सही मरीजों तक इसको मुहैया कराने का काम देखेगी। जिन अस्पतालों को इस इंजेक्शन की जरूरत होगी, उनको भी सबसे पहले इसी कमेटी के पास आवेदन भेजना होगा, जिसके बाद इन आवेदनों पर चर्चा के लिए दिन में 2 बार सुबह 10 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 5 बजे वर्चुअल बैठक होगी और मीटिंग में मोहर लगने के बाद यह दवा अस्पताल को मुहैया कराई जाएगी। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज पर एक बैठक भी की, जिसमें राजधानी के LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल में इसके इलाज के लिए अलग से सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। 3 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित किया था। क्या दिल्ली में अभी ऐसी स्थिति नजर आ रही है? जरूरत पड़ेगी, हम जरूर करेंगे। जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है, हम जरूर सारे स्टेप्स उठाएंगे। झारखंड के हजारीबाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भीषण आग की लपटों में कुछ गाड़ियां घिर गई। बताया गया कि पहले 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद एक ट्रक के फ्यूल टैंक में आग भड़की और इतनी भयानक हो गई कि उसने चंद मिनटों में ही पास में खड़ी 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में सामान भरा था, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया और पलक झपकते ही उसने खतरनाक रूप ले लिया। गाड़ियों से निकलती भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी, जिन्हें देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। लेकिन उसे बुझाना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि आग चारों तरफ फैल चुकी थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने पहले ट्रक पर पानी की बौछार की, उसके बाद बाकी गाड़ियों की तरफ रुख किया। अग्निशमन नहीं आता, लगभग अगल बगल घर में आग लग जाता। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक तीनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इटली के स्ट्रोम्बोली द्वीप पर एक ज्वालामुखी में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि उससे निकली राख का गुबार आसमान में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ज्वालामुखी के लावे ने वो दिशा पकड़ी जहां लोग नहीं रहते, क्योंकि अगर ज्वालामुखी रिहायशी इलाके पर नजर डालता तो हर तरफ तबाही मच जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो कई टन बारूद के ढेर में जोरदार धमाका हो गया हो। बेहद घने काले धुएं के गुबार का आसमान पर कब्जा नजर आया, बल्कि एक बार को ऐसा लगा जैसे बादलों का रंग ही काला पड़ गया हो। मीलों दूर से तो ज्वालामुखी की राख का गुबार किसी बवंडर की तरह दिखा। जब गर्मी शांत नहीं हुई तो खौलता लावा अपनी आग बुझाने के लिए समंदर के ठंडे पानी से जा मिला और फिर आसमान में कई फीट तक भाप उठती नजर आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज टाउटे तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के प्रभावित इलाकों में जाएंगे और वहां टाउटे तूफान की वजह से हुए नुकसान की जानकारी भी लेंगे। इसके बाद सीएम उद्धव
डीएम के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने चक्रवात से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उद्धव ठाकरे से लोगों की मदद की अपील की थी। देश को महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए कई जगहों पर कुछ लोग आस्था का सहारा ले रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना को देवी मानकर उसकी पूजा की। इसके लिए एक मंदिर में उसकी मूर्ति बनाकर रखी गई, जिसकी 2 दिन तक पूजा की जाएगी। इसकी शुरुआत कुछ लोगों ने कोरोना देवी की आरती उतार कर की, ताकि वो इससे खुश हो जाएं और देश को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सके। मूर्ति की पूजा के अलावा मंदिर में हवन भी किया गया। कोरोना वायरस, कोरोना देवी। इस पूजा के दौरान उन लोगों में कोई भी मास्क पहने नहीं दिखा और न ही उनमें किसी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा। गुजरात के वडोदरा में चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की बोगियों में अचानक आग लग गई। यह आग कैसे लगी, इसकी जांच में रेलवे पुलिस जुट गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में ट्रेन की 3 बोगियों को एक एक कर अपनी चपेट में ले लिया। उन बोगियों की खिड़कियों और दरवाजों से लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां कई लोग जमा हो गए। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम भी घटना वाली जगह पहुंच गई और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। धधकती ट्रेन के पास एक दूसरी ट्रेन भी पटरी पर खड़ी थी। डर यह था कि कहीं उसे भी ये लपटें अपनी जद में ले लें, इसलिए उस ट्रेन को वहां से हटा लिया गया। इस बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने आग को दूसरी बोगियों में फैलने से पहले ही बुझा लिया। खड़ी ट्रेन में फायर हुई थी, आग को काबू में ले लिया हुआ है। जब तक ट्रेन की आग को बुझाया गया, तब तक उसकी 3 बोगियां पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। सौभाग्य की एक बात यह कि बीते 1.5 महीने में यार्ड में खड़ी बिजली से चलने वाली ट्रेनों में आग लगने की यह दूसरी घटना है और आशंका जताई जा रही है कि पिछले महीने रोहतक और अब वडोदरा में ट्रेन के डिब्बों में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, जिसकी असल वजह की जांच की जा रही है। पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह को कोरोना हो गया। पूर्व एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। अहमदाबाद में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग 10-10 हजार में दवा बेच रहे थे। दिल्ली में न्यूजीलैंड के उच्चायोग में काम करने वाले एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई। इसी कर्मचारी की मदद के लिए कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस ने ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया था। सरकार ने आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 2 महीने की मोहलत और दे दी। अब 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगी। जयपुर के एक निजी स्कूल के छात्रों ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए। इन छात्रों ने एक मुहिम चलाकर और अपनी बचत के पैसे से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि हमारा कैंपेन ज्वाइन करें, या तो वो डोनेट कर सकते थे या हमारे लिए पैसे रेज कर सकते थे। इन छात्रों ने 25 कॉन्सेंट्रेटर अलग अलग अस्पतालों में दिए और बाकी 25 राजस्थान सरकार को सौंपे, जिसके स्वास्थ्य महकमे ने उनकी कोशिश की तारीफ की। खुद के पैसे इकट्ठे करके लोगों ने इतना बड़ा काम किया है। सिंगापुर की सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना के वेरिएंट से जुड़ी गलत जानकारी पोस्ट करने पर आपत्ति जताई। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर और फेसबुक के जरिए सिंगापुर वेरिएंट का जिक्र किया था। उसके बाद ट्विटर और फेसबुक के अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सिंगापुर वेरिएंट से जुड़ी कई पोस्ट लोगों ने कर डाली। इस पर आपत्ति जताते हुए सिंगापुर की सरकार ने ट्विटर और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी कि वो कोरोना वेरिएंट के साथ सिंगापुर का नाम जोड़ना बंद कर दे और उन पोस्ट को हटा दे। साथ ही ये भी कहा गया कि कोरोना का कोई भी सिंगापुर वेरिएंट नहीं है, इसलिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे सुधारा जाए। अमेरिका के लुइसियाना में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां के मौसम विभाग ने लुइसियाना और टेक्सास समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी, जिसका असर भी दिखाई दिया। सबसे बुरा हाल लुइसियाना का रहा, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों में इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधी डूब गईं। लोगों के मकान, पार्क, मैदान सब पानी में डूब गए। कई जगहों पर तो सड़क में ही नाव चलाने की नौबत आ गई। पानी बढ़ता देख कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तरफ जाना पड़ा। Rain got heavy and heavier. एक जगह तो कई गाड़ियों का ढेर दिखाई दिया।
बताया गया कि ये गाड़ियां एक अंडरपास में फंस गई थी। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। टेक्सास से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई। लगातार भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब भर गईं। सामने आई एक तस्वीर में एक कार पानी में फंसी दिखाई दी। बारिश और बाढ़ की वजह से वहां करीब 1 लाख घर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में कोरोना का टीका लगाने के लिए एक सेंटर बनाया गया। इस वैक्सीन सेंटर पर 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। अधिकारियों ने इस सेंटर का दौरा किया और वहां किए गए इंतजामों की तारीफ की। इस मौके पर ईदगाह से जुड़े धर्मगुरुओं ने सभी लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी की। कोविड से महफूज रहने के लिए प्रिकॉशन के साथ साथ वैक्सीनेशन लाजमी और ज़रूरी है, और जितनी जल्दी वैक्सीनेट लोग हो जाएंगे उतनी जल्दी ही हमारे शहर और मुल्क को इस बीमारी से आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ इस्लामिक सेंटर का ईदगाह का कैंपस बड़ा है और इस एरिया की आबादी भी बहुत घनी और बड़ी आबादी है, लिहाजा यहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है जिससे लोगों को सहूलत और आसानी हो। और इस मौके पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो पूरी आसानी के साथ लोग उसको फॉलो कर सकें और किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है।